हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ में। और देख रहे हैं आप, तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब पर बात करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि फरवरी 2024 का मैराथन मंथली वीडियो आ रहा है 5 मार्च की शाम 7 बजे यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ पर। और सरकार जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर भी लाइव होगा, देखिएगा ज़रूर। कब? 5 मार्च की शाम 7 बजे। ओके, तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर का उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। ये वैदिक घड़ी का जो नाम है वह है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी को ये वर्चुअली इसका उद्घाटन कर दिया है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का, जिसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ठीक है, और इस वैदिक घड़ी की आधारशिला नवंबर 2022 में ही रखी गई थी। उद्देश्य यही था कि वैदिक समय के जो कैलकुलेशन थे उससे लोग परिचित हो सके। तो उज्जैन में ये वहाँ जंतर मंतर के भीतर 85 फीट ऊंचा एक टावर है और उसी पर वैदिक घड़ी लगाई गई है। ठीक है, वहाँ पर 300 साल पुराना एक वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है, तो वहीं पर इसको स्थापित किया गया है जीवाजी वेधशाला में। तो ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है, उसके बारे में डिटेल कुछ आपको बता दूं। ये वैदिक कैलकुलेशन पर आधारित है और घड़ी जो है वो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के समय की गणना करती है। 2 सूर्योदय के बीच में, यानी हम अगर 24 घंटे देखेंगे तो उसके बीच में ये 30 भागों में डिवाइड करती है, मतलब जिससे 1 घंटा 48 मिनट का हो जाता है। मतलब कि 1 घंटा 48 मिनट का होगा और एक दिन में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे होंगे। ओके, क्लियर होगी बात, समझ रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, 48 मिनट का 1 आवर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से 24 नहीं बल्कि 30 घंटे होंगे इस वैदिक घड़ी में दिखेगा। और इसमें घंटों के मुहूर्त, मतलब घंटों को, आवर्स को मुहूर्त में बांटा गया है और देश और दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में सूर्योदय और सूर्यास्त का जो बदलाव होता है तो उसको भी सिंक्रोनाइज किया जाएगा आने वाले वक्त में वहाँ पर। और इसके रीडिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी होगा और उसका यूज़ स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, इन सब जगहों पर किया जा सकेगा। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में ये स्थापित किया गया है और फोटोग्राफ आप देख रहे हैं मेरे बगल में इधर। तो बात कर ले मध्य प्रदेश की भी, राजधानी भोपाल है, गवर्नर है वहाँ के मंगूभाई सी पटेल और मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नफरत फैलाने वाले शो की वजह से न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NBDSA ने किन न्यूज़ चैनल पर जुर्माना और वीडियो हटाने का आदेश दिया है? सोशल मीडिया से और अपने जो वेबसाइट है उनके वहाँ से भी। इम्पॉर्टेंट ये एक घटना है। आंसर का ए यानी आज तक, न्यूज़ 18 इंडिया और टाइम्स नाउ नव भारत, ये न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू में। तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, उसने ये 3 टेलीविज़न चैनलों पर जो कुछ नफरती यानी नफ़रत फैलाने वाले जो शो किए गए थे उस पर ये जुर्माना करा है। और अलग अलग जुर्माना है, किसी को 50,000 का जुर्माना है, कुछ को वीडियो हटाने को कहा गया और कई एंकर पर भी कार्रवाई की गई है। इसके बारे में आगे बताते हैं डिटेल और फिर हम बात भी करेंगे कि NBDSA है क्या जिसने ये कार्रवाई की है। तो अगला क्वेश्चन होगा, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NBDSA ने, तो उसने किन न्यूज़ एंकर के नफरत फैलाने वाले शो पर कार्रवाई करने और वीडियो हटाने का आदेश दिया है? आंसर का इसका बी और सी दोनों, यानी सुधीर चौधरी जो आज तक में है, हिमांशु दीक्षित जो कि टाइम्स नाउ नव भारत में है, अमन चोपड़ा जो न्यूज़ 18 इंडिया में, और अमीश देवगन जो न्यूज़ 18 इंडिया में है। ठीक है, तो न्यूज़ भी देख रहे हैं, पहले हिंदू का देखा, फिर इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ देखा। नफ़रत फैलाने का काम इन लोगों ने किया है और ये NBDSA ने ये बातें कही हैं। ठीक है, तो 3 जो टीवी चैनल हैं उन पर ये कार्रवाई की गई है कि नफ़रत फैला रहे हैं अपनी जो कार्यक्रम है उन सब की वजह से। तो कौन कौन है देख लीजिए, हिमांशु दीक्षित, सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा और अमीश देवगन। इनके प्रोग्राम आप लोग देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर सख्त कार्रवाई की गई है NBDSA की ओर से। तो इन सब पर अलग अलग तरह के आरोप हैं
कुछ पर ये आरोप है, जैसे श्रद्धा वालकर मर्डर केस जो हुआ था, इसके अलावा रामनवमी पर जो हिंसा से संबंधित शो दिखाए गए थे, तो उसमें जो है बहुत ही नफरत फैलाने वाली बातें कही गई थी। तो अब सवाल होगा कि एनबीडीएसए ने क्या कहा है। देखिए, एनबीडीएसए के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जस्टिस AK सीकरी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। तो उन्होंने कहा कि हर अंतर धार्मिक विवाह को लव जिहाद करना ये गलत है। जस्टिस सीकरी ने समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करने वाले प्रोग्राम पर यह कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा और हिदायत दी कि भविष्य में लव जिहाद जैसे शब्द का उपयोग बेहद सावधानी से करना चाहिए और इसका गैर जिम्मेदाराना उपयोग देश के जो सेकुलर ढांचे हैं उस पर वो चरमरा सकता है। ठीक है, कई लोगों ने इस मामले में एनबीडीएसए के पास वो पहुंचे थे, कई सारे लोग देश भर के, और शिकायतें की थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अब सवाल ये है कि एनबीडीएसए है क्या। ये देखिए, ये समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण एक स्वतंत्र निकाय है, गवर्नमेंट की ओर से इसको नहीं बनाया गया है, एक प्राइवेट एंटिटी है और इसको जो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड शिकायत पर विचार करने के लिए और उसके चीज़ों को देखने के लिए, नज़र रखने के लिए बनाया गया था। स्थापना इसकी हुई थी 3 जुलाई 2007 को और इसकी स्थापना न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी NBDA ने की थी। गवर्नमेंट के द्वारा ये स्थापित नहीं है। तो इसके दो प्रमुख काम हैं। एक काम है कि समाचार प्रसारण यानी जो ब्रॉडकास्टिंग होता है न्यूज़ का, उसके उच्च मानक, नैतिकता और प्रथाओं को स्थापित करना। दूसरा है कि प्रसारकों के विरुद्ध या उनके संबंध में शिकायतों पर विचार करना और निर्णय लेना। ठीक है, और तो उसी के आधार पर ये डिसीजन किया गया है। ठीक है, तो ये एक स्वतंत्र निकाय है और वो ये काम करता है और उसने सख्त आदेश दिया है कि जो नफरत समाज में जो नफरत फैला रहे हैं जो न्यूज़ एंकर, उनको आगे ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संसद सुरक्षा का प्रमुख यानी संयुक्त सचिव सुरक्षा किस IPS अधिकारी को बनाया गया है? आंसर होगा अनुराग अग्रवाल। IPS अधिकारी हैं और 1998 बैच के असम मेघालय कैडर के IPS अधिकारी हैं। तो उनको ये नियुक्ति दी गई है और संसद की जो सुरक्षा है पूरा, उसकी सिक्योरिटी का जो काम है वो CISF को दिया गया है और उसको ये लीड वहाँ पर करेंगे ये अनुराग अग्रवाल, वो देखेंगे पूरा चीज़ों को। ठीक है, ये जो पद है ना प्रमुख का, वो 20 अक्टूबर 2023 से ही ये पद खाली पड़ा हुआ था और पिछले साल ही दिसंबर में 13 दिसंबर को संसद भवन में की सुरक्षा में सेंधमारी की गई थी और उसके बाद ये पाया गया कि जो संयुक्त सचिव का सुरक्षा का जो पद खाली है, ये भी एक बड़ी वजह है कि संसद भवन की जो सुरक्षा है वो ठीक से नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से काफ़ी व्यापक बदलाव किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितनी रही है? आंसर होगा 8.4%। ठीक है, 8.4%। तो GDP ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा है वो किसने जारी किया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO, उसने जारी किया 29 फरवरी को। तो यह जो सवाल है कि तीसरी तिमाही, उसका मतलब क्या हो? उसका मतलब हुआ अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक का होता है। तो ये 2023-24 की बात कर रहे हैं, तो ये अक्टूबर से दिसंबर 2023 की तिमाही की बात हो रही है। ठीक है, तो 8.4% है जो काफ़ी बेहतर है। अच्छा, सेकेंड तिमाही जो थी, दूसरी तिमाही, उसमें कितने थी? जुलाई से सितंबर के बीच में, तो वो ग्रोथ रेट थी 7.6% और पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2023 में उस दौरान थी 7.8% GDP ग्रोथ रेट। ठीक है, GDP होता क्या है? GDP का मतलब यह हुआ कि सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहेंगे और इसको ये इकॉनमी, किसी देश की इकॉनमी के उसके हेल्थ को ट्रैक करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है, इंडिकेटर। अगर पॉजिटिव है यानी बेहतर है आर्थिक हालत और अगर नेगेटिव है तो ख़राब है आर्थिक हालत। ठीक है, और GDP किसी एक साल या एक तिमाही के दौरान देश में जो पैदा होने वाली जितनी भी सामान है, वस्तुएं हैं, उस सब के टोटल वैल्यू को कहते हैं और ये देश की जो आर्थिक विकास दर है उसका सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। ठीक है, तो कैसे गणना होती है? वो होती है GDP की गणना C+I+G+X-M, यानी C मतलब हुआ कंज्यूमर एक्सपेंसेस
यानी जो एक उपभोक्ता के तौर पर आप कितना खर्च करते हैं आम आदमी। दूसरा होगा आई यानी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, यानी जो इंडस्ट्री है वो कितना इन्वेस्ट कर रही है। तीसरा है जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कितना खर्च कर रही है। फिर एक्स मतलब एक्सपोर्ट और एम मतलब इम्पोर्ट कर दिया जाता है। तो ये सब कैलकुलेट करके एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट किया जाता है। तो इससे पता चलता है कि देश की जो जीडीपी है वो कितनी है। देखिए जीडीपी दो तरह की होती है, एक रियल जीडीपी होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है। रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेशन जो है ना वो बेस ईयर के आधार पर किया जाता है, और फिलहाल जो बेस ईयर रखा हुआ है वो 2011-12 का है। नॉमिनल जीडीपी में वो कैलकुलेशन करंट प्राइस के आधार पर किया जाता है। तो इस बार का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है वो आप देख रहे हैं इस तरीके का। जो सबसे बेहतरीन रहा है मैन्युफैक्चरिंग में 11.6% की, ठीक है। कृषि, पशुपालन, वानिकी, मछली पालन में ये थोड़ा माइनस में गया, -0.8%। खनन में 7.5% है। बिजली, गैस, वाटर सप्लाई में 9%। कंस्ट्रक्शन में 9.5%, कुछ बेहतर है। होटल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये 6.7%। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल 7%। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर में 7.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये जीडीपी का पूरा आंकड़ा रहा है, बेहतर जीडीपी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, तो यहाँ पर बहुत ही मामूली सा प्राइस में मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है, और इसके ज़रिए आपके तमाम एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स तो शानदार तैयारी हो जाएगी। और उसमें पिछले 2 साल के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक का भी कंटेंट मिल जाता है आपको। अलग अलग मेंबरशिप प्लान है अवधि की, तो उसके ज़रिए, ठीक है। तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, टीचर, पुलिस इन सब के लेवल का है। दूसरा आईएएस, पीसीएस एग्जामिनेशन के लेवल का है। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको बहुत काम आने वाला है। एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चन शानदार ढंग से टकराते हैं। क्वेश्चन होगा अगला, भारतीय नागरिकों की टेक्निकल टीम किस देश में स्थित 3 एविएशन प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह लेने के लिए पहुंची है। तो उसकी जगह ये पहुंचा है। आंसर होगा मालदीव, ठीक है। मालदीव में, और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, मालदीव में जब से मोहम्मद मुइज्जू की सरकार आई है तब से भारत और मालदीव के बीच में थोड़ी तनातनी चल रही थी, और भारतीय सेना की एक टीम वहाँ पर मौजूद थी जो कि वहाँ लोगों को मदद करने के लिए है, ठीक है। तो अब जब से ये प्रेसिडेंट बने वहाँ पर मोहम्मद मुइज्जू, उसके बाद से इन्होंने कहा कि भाई भारतीय सेना वहाँ से हटे। तो उसकी जगह क्या है कि सेना की जगह टेक्निकल टीम जो है नागरिकों की वो वहाँ पहुँची है, और वो वहाँ पर वो जो हेलीकॉप्टर है और जो विमान है उन सब के संचालन का काम वो करेगी, ठीक है। तो एक बार मैप के ज़रिए देखते हैं मालदीव कहाँ पर है। ये रहा प्यारा भारत, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भारत के इस तरफ दक्षिण की ओर ये है मालदीव। बहुत सारे द्वीपों का ये देश है, ढेर सारे द्वीप समूह हैं, मतलब द्वीप हैं बहुत सारे, इसलिए हम द्वीप समूह कहेंगे इसको। तो यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर हैं, एक एयरक्राफ्ट है। तो उसके ऑपरेशन का काम वहाँ करीब 88 भारतीय सैनिक करते थे। तो उनकी जगह अब टेक्निकल टीम वहाँ पर पहुँची है जो कि वहाँ के लोगों को मानवीय सहायता, मेडिकल इमरजेंसी इस दौरान मदद करती है। क्योंकि बहुत सारे द्वीप हैं तो वहाँ आने जाने में बड़ी समस्या होती है अगर कोई बीमार है तो, और उसकी मदद के लिए भारतीय सेना की टीम थी। तो लेकिन अब वहाँ पर टेक्निकल टीम जो है ना वो जगह लेने के लिए वहाँ पहुँची है, ठीक है। तो ये बात है इम्पॉर्टेंट। मोहम्मद मुइज्जू वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं नए, और पिछले कुछ वक्त से भारत और मालदीव के बीच में टेंशन बढ़ा है, ठीक है। क्लियर होगी बात। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा अगला, सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून का उल्लंघन करने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया और अवमानना का भी नोटिस जारी किया? आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम या एक्ट कहिए 1954, और दूसरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इन दोनों का उल्लंघन किया गया और इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल ये मामला जो है ना वो कई सारे बीमारियों को लेकर
दावा करने का है कि वो बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बात साबित नहीं हो पाई और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी पहले ही कहा था कि आप इस तरह के जो विज्ञापन है, भ्रामक विज्ञापन है, जो जादुई तरीके से इलाज करने की बात आप जो कहते हैं कि तुरंत छू मंत्र हो गया, वो इस तरह की बात नहीं करेंगे बिना उसके साइंटिफिक सबूत दिए हुए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं करीब कानून में बने हुए हैं, 54 ऐसे जो बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, मधुमेह कहिए, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, तो ऐसे करीब 54 बीमारियां हैं। उसको लेकर कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि हमारे दवाओं से ये ठीक हो गया या ठीक होने की बात हो रही। तो और अगर दावा करता है तो उसको पूरे साइंटिफिक सबूत देने पड़ेंगे, वो चीज़ों को देना पड़ेगा, जो कि इसमें पतंजलि विफल रहा है। तो इसी वजह से ये जो है ना वो कार्रवाई की गई है। मतलब ये हुआ कि जो दवाओं के जादुई असर की जो बात कर रहे हैं, तो वो इन्होंने गलत किया और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर ये कार्रवाई की है। अगली सुनवाई होगी, फिर आगे जो फैसला होगा वो होगा। पतंजलि आयुर्वेद, और उसके फाउंडर हैं बाबा रामदेव, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उसके आचार्य बालकृष्ण। स्थापना हुई थी 2006 में, ठीक है। भारतीय कंपनी है, मुख्यालय हरिद्वार में, ठीक है। तो इन पर बहुत सारे आरोप हैं कि एलोपैथ दवाओं को बेवकूफ़ और दिवालिया विज्ञान कहना और दावा करना कि कोविड-19 के दौरान एलोपैथिक दवाओं की वजह से मौत हुई, मौत के लिए एलोपैथिक दवा जिम्मेदार है और इनकी दवाएं हैं उससे कोविड-19 के मरीज बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो इस तरह के जो भ्रामक दावे थे, इसको लेकर बहुत सारे मामले अदालत में गए थे, उसी पर फिर ये कार्रवाई हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका कही है, फेरी कही है, उसको थूथुकुडी तमिलनाडु में, वहाँ पर हरी झंडी दिखाई है। आंसर का कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में ये बना हुआ है, हाइड्रोजन से चलने वाला है, भारत में बना है। पहला ये भारत का ऐसा नौका है, ऐसी नौका है या कहें फेरी है जिसको हरी झंडी दिखाई गई है। और ये वर्चुअली तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका संचालन किया है। इस जहाज़ या नौका को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तैनात किया जाएगा, वहाँ पर गंगा नदी में इसको तैनात किया जाएगा आने वाले वक्त में। अभी थूथुकुडी में ये हरी झंडी दिखाई गई है और वहाँ पर इसका मतलब ट्रायल के तौर पर ये संचालन किया गया है, जो हाइड्रोजन से ये चलता है। हाइड्रोजन जो है ना उससे चलने वाला ये भारत का तो पहला है और ये पूरी तरह से एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनड है और 50 यात्री को ये ले जा सकता है। और इसमें हाइड्रोजन सिलेंडर है जो कि 40 किलोग्राम हाइड्रोजन को रख सकते हैं और उससे क्या है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। फिर सोलर पैनल भी इसमें लगाए जा रहे हैं, तो उस जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो उसकी वजह से ये इसका संचालन होता है, ठीक है। और ज़ीरो एमिशन होता है, नॉइज़ ज़ीरो यानी ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है इससे, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ओके। अच्छा, भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो यानी शुद्ध शून्य उत्सर्जन करने का ये लक्ष्य रखा हुआ है। मतलब शून्य, ज़ीरो एमिशन का मतलब ये हुआ कि हमने जितना पॉल्यूशन फैलाया उतना ही हम उसको अपने पर्यावरण के ज़रिए उसको मतलब अवशोषित कर ले रहे हैं, ठीक है, हमारे पेड़ पौधे। तो मतलब कि हम बैलेंस बनाए रखे हुए हैं, तो इसी को ज़ीरो एमिशन कहते हैं। तो 2070 तक हमें ज़ीरो एमिशन का टारगेट पूरा करना है और इसी की वजह से ये एक प्रायोगिक तौर पर, ट्रायल के तौर पर ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ओके। अच्छा, एक कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक कोचिन शिपयार्ड ने निर्माण किया है, पूरी तरह से एयर कंडीशनर है, 50 यात्री इसमें बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। 5 हाइड्रोजन सिलेंडर है, 40 किलोग्राम हाइड्रोजन को ले जा सकता है, ओके। 8 घंटे के ऑपरेशनल सपोर्ट वो कर सकता है, लगातार 8 घंटे चल सकता है। 3 किलोवाट का सोलर पैनल भी इसमें लगाया गया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ आपको। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल, ये थूथुकुडी में इसका अनावरण किया, उद्घाटन किया गया। हालांकि वाराणसी में चलेगा, ओके। अगर सवाल हो कि देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, तो सितंबर 2023 में दिल्ली में संचालित हुई थी। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वो चीन में लॉन्च हुई थी
और दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में लॉन्च हुई थी। तो ये 2 क्वेश्चन तो कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में, तो यहाँ जो बात हो रही है ये सब भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मार्टिन ब्रायन मुलरोनी, उनका निधन हो गया 29 फरवरी को। आंसर होगा कनाडा। ठीक है, कनाडा के वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, 18वें प्राइम मिनिस्टर 1984 से 1993 के बीच में। ठीक है, कनाडा की बात कर रहे हैं। उसकी राजधानी क्या है? ओटावा। ओके, और मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर। अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अगला क्वेश्चन, WHO द्वारा विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 3 मार्च को। ठीक है, 2024 की थीम क्या है? तो थीम ये रही, बदलती मानसिकता, आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविक बनाएं। ये रही इस बार की थीम महत्वपूर्ण। देखिए, दुनिया में बहरेपन को लेकर जो जागरूकता फैलाना है उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। WHO ने इस दिवस को 2007 में पहली बार मनाया था। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। अब कल यानी संडे को जरूर देखिएगा वीकली करंट अफेयर्स, और 5 मार्च की शाम 7 बजे वीडियो आएगा लाइव, और वो होगा मंथली मैराथन फरवरी का। ओके, बाय।